और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, मंत्री भी, उनसे कुछ दूरियां कम हुई हैं? क्योंकि पिछले दिनों से जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं तो जिस तेज में पहले वो होते थे वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है। तो कोई दूरियां कम हुई हैं, कुछ वहां पर कोई चेंज देखने को मिल सकता है? देख, ये तो बच्चे की चॉइस है ना कि उसने लेक्चरर नहीं लगना, उसने टीचर लगना है, या उसने टीचर नहीं चपरासी लगना है, तो ये तो उसकी चॉइस है। तो ये फंडामेंटल राइट है। पर दुखद है इस बात पर कि पीएचडी करके बच्चे, एमए करके बच्चे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं जी चपरासी लगना है, हमने 4th क्लास लगना है। देखिए, कट थ्रोट कंपटीशन है। बच्चे आज के हमारे बहुत मेहनती हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। यूटी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना से आज बहुत सारे सवाल पूछने, सवाल आप सब लोगों के हैं और लंबा समय हुआ था स्ट्रेट लाइन को यूटी भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष से बात किए हुए। रैना साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि दरबारमुखी प्रथा जो राजा महाराजाओं के समय में जम्मू कश्मीर में शुरू हुई थी और जिसको लेकर आम जनमानस के बीच में ये है कि इसके कारण जम्मू के कारोबार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता था जब दरबारमुख होता था। छोटा कारोबारी इसको लेकर परेशान है, बड़ा कारोबारी अभी असमंजस का शिकार है और उनके बीच में अभी विरोधाभास है और वो बातचीत कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पार्टी के तौर पर दरबारमुख को लेकर मत क्या है, ये आपसे जानना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के अंदर दरबार मूव की प्रक्रिया तब शुरू हुई थी जब जम्मू कश्मीर में राजा महाराजाओं का यहाँ शासन था। महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके महाराजा हरि सिंह बहादुर जी तक जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था उनके कार्यकाल में होती थी। उस जमाने में ना तो हवाई जहाज होते थे, ना इस प्रकार की सड़कें होती थी, ना इस प्रकार के यहाँ टनल्स होते थे, रेलवेज होते थे जो आज हैं। और चूंकि उस समय जो हमारे राजा महाराजा जी थे उनको पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, अस्करदू, तिब्बत आदि मानसरोवर तक उनका कार्य और राज्य विस्तार होता था, तो वो एक स्थान से रह के अपनी पूरी जनता तक उनका आना जाना संभव नहीं होता था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियंस टेरिटरी में अलग अलग कर दिया गया है, और दूसरा आज के ज़माने में जब डिजिटल इंडिया है, जब पेपरलेस असेंबलीज और सेक्रेटेरिएट में काम होता है, ऐसे दौर में ट्रक्स के ट्रक फाइलें भरना, जम्मू से श्रीनगर ले जाना, फिर 6 महीने के बाद श्रीनगर से वो फाइल उठाना, ट्रक के ट्रक भरना, फिर जम्मू लाना, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का सालाना 2 दरबार मूव्स पर लोगों के टैक्स पेयर्स मनी का मिसयूज होता था। एक तो वो रुक गया, दूसरा सारा काम आजकल डिजिटल मोड पर है। मेल्स, सारी पीडीएफ फाइल्स बनी हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी का टाइम है, इंटरनेट सर्विसेज से सारा कार्यालय चलते हैं, सारा बिजनेस चलता है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, व्यवधान नहीं है। और तीसरा, इस जो दरबार मूव का सबसे बड़ा नुकसान होता था वो ये नुकसान था, गर्मियों में जब जम्मू में तूफान गर्मी पड़ती है, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ के एरिए, रामबन, तो जब गर्मियों में यहाँ भयंकर गर्मी होती है, लोगों को बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है, उस समय सारी गवर्नमेंट कहाँ बैठती है? कश्मीर के श्रीनगर में। और जो अधिकारी कहाँ बैठते हैं? कोई गुलमर्ग में, कोई पहलगाम में, कोई सोनमर्ग में, कोई डल झील में, कोई हाउस बोट में। तो आम लोगों की किसी को चिंता नहीं। बिल्कुल। और जब कश्मीर घाटी में सर्दियों में भयंकर बर्फ गिरती है, पूरा कश्मीर
जाम हो जाता है भारी भयंकर बर्फबारी के चलते। जब बर्फ पड़ती है तो बिजली ठप, पानी की सप्लाई ठप, कोयले की सप्लाई ठप, राशन की सप्लाई ठप, गैस की सप्लाई ठप। तो कश्मीर में भयंकर मुसीबत होती है। तो ऐसे में सरकार कहाँ होती है? जम्मू में। जम्मू में उनको, जिन लोगों को मुसीबत है उनको कौन पूछेगा? तो सरकारें होती हैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए, मौज मस्ती के लिए सरकारें नहीं होती हैं। लेकिन इसीलिए जो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी ने, महोदय जी ने यह निर्णय लिया है कि 12 महीने सिविल सेक्रेटेरिएट का काम जम्मू भी चलेगा, कश्मीर भी चलेगा। किसी को क्या परेशानी है? हर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर, ये तो ग्राउंड लेवल चीफ इंजीनियर जम्मू, चीफ इंजीनियर कश्मीर। ये तो इसलिए जब ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जहां हैं, जब वो यहाँ हैं तो ट्रक के ट्रक भर के फाइलें ले जाने का क्या मतलब है? हाँ, मूवमेंट होगी। जो सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, उनकी मूवमेंट होगी, वो आएंगे जाएंगे, लोगों को फायदा होगा। ये जो माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि दरबार मूव की प्रक्रिया को हम बंद करेंगे, जम्मू में भी और कश्मीर में भी परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए 12 महीने दरबार खुलेंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने ये तो कह दिया, लेकिन आम छोटा कारोबारी ये कहता है कि सर्दियों का जब सीज़न आता था, कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर से जम्मू मूव करते थे, तो उससे, हालांकि बहुत सारे लोग इसको डिसमिस करते हैं, कहते हैं 10-20 करोड़ का फ़ायदा होता था, लेकिन जब आप कुल मिलाकर सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो काफ़ी बड़ी तादाद में छोटा कारोबारी जो है वो उस दरबार मूव के एम्प्लॉयज़ के ऊपर निर्भर था। अब वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो ये जानना चाहूँगा कि उन छोटे कारोबारियों के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? दूसरा, 7 साल हो चुके हैं, 7वां साल है, 2021 है, यूनियन टेरिटरी बने हुए हमें अब लगभग 2 साल होने लगे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, इसको आर्थिक तौर पर कश्मीर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, दरबार मूव के कारण जो नुकसान जम्मू के कारोबारियों का होगा उस नुकसान की पूर्ति के लिए आपको क्या लगता है सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि इमोशंस में आकर हम ये कदम तो उठाते हैं, लेकिन अगर इन कदमों को उठाने के बाद वो कदम ना उठाए जाएं जिससे यहाँ का कारोबारी जिंदा रहे, तो जाहिर सी बात है जो भी उसका फॉल आउट होगा उसका नुकसान बीजेपी को होगा। देखिए, यहां तक बिजनेस कम्युनिटी का सवाल है। जो लोग व्यापार करते हैं और व्यापार से जो जुड़े लोग हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं, जो सामान जम्मू में मिलेगा वो कश्मीर में नहीं मिलेगा, और जो कश्मीर में मिलेगा वो जम्मू में नहीं मिलेगा। हर क्षेत्र की एक ट्रेडिशनल पहचान होती है, हर एरिया के अलग अलग स्किल्स होते हैं, हर एरिया के लोगों की पुश्तैनी कुछ इस प्रकार की चीज़ों की डेवलपमेंट होती है, वो वहीं बनती है। अब अगर आप वो देखें गांव के अंदर ओखली, जिसको लंगरी बोलते हैं, तो वो कहाँ बनेगी? तो वो पंथा चौक में ही बनेगी। वो चाहे जम्मू में लानी हो, कठुआ में लानी हो, रजौरी पुंछ में लानी हो, या बारामूला कपवाड़ा में ले जानी हो, वो पंथा चौक में ही बनेगी। उसी प्रकार जो शॉल है, जो बसोली का शॉल है, वहाँ का आर्ट और कल्चर है, राजमा है, चाहे पुंछ की है, भद्रवा की है, वो यहीं मिलेगा। वो आप अगर यहाँ आके नौकरी नहीं भी करोगे तो आपको यहाँ से ही मंगाना है। तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आम जनमानस को, आम लोगों को, वो रेडी वाला हो, फड़ी वाला हो, छोटा दुकानदार हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनको जो चीजें चाहिए, बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, सिस्टम में व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से चलें, ये सभी चाहते हैं। तो वो कब होंगे? जब आपके डोर स्टेप पर गवर्नमेंट होगी। तो यहां गर्मी से
तूफान उठेगा तो मंत्री लोग पहलगाम, बारामूला, गुलमर्ग में बैठे होंगे तो नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन आपकी बात तो सही है, मगर मैं रविंदर जी आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक इकोनॉमिक मॉडल तो ये है जिस इकोनॉमिक मॉडल की बात सभी लोग कर रहे हैं कि जी कश्मीर से जब दरबार मुंह होता था बड़े ही संख्या में कश्मीर के आम लोग भी आते थे, जो ऑफिसर यहाँ पर आते थे, उनके साथ अलग अलग मुलाजमीन काम करने वाले अपने परिवारों के साथ आते थे, तो बहुत सारी शॉपिंग करके वो यहाँ से दरबार मुंह के बाद जाते थे। आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसको काउंटर करने के लिए क्या कोई इकोनॉमिक मॉडल आप लोगों के पास है? देखिए, गर्मियों में जब गर्मियां होती हैं, जम्मू संभाग में समर वेकेशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, तो मैक्सिमम लोग, कोई पत्नी टॉप जा रहा है, कोई घूमने के लिए कश्मीर जा रहा है, कोई गुलमर्ग जा रहा है, कोई बारामूला जा रहा है, ट्रैवलिंग और मूवमेंट तो होगी। बिल्कुल ठीक। और जब सर्दियों में विंटर सीजन होता है तो कश्मीर में विंटर वेकेशंस होती हैं 2-2.5 महीने की, तो वो लोग वहां से मूव करके यहाँ आते हैं। केवल वही नहीं, डोडा, किश्तवाड़, रामबन को तो भली भांति आप जानते हैं, वहां के लोग भी सर्दियों में दक्षिण, मड़वा, वड़वन, पाउडर, वो सभी लोग यहाँ आते हैं। पोगल, परिस्तान, बनहाल, उन लोगों का भी यहाँ आना होता है। लेकिन क्या ये केवल सेक्रेटेरिएट की 24 घंटे वहां रहेगा, 24 घंटे यहाँ खुलेगा, तो इससे व्यापार को फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, लोगों की मूवमेंट होती रहेगी। और कोई व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, बिजनेस हब जो है, जम्मू अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। ठीक। वहीं बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर की भी अपनी एक आइडेंटिटी है, पहचान है। ठीक। दुनिया भर के लोग हमने देखे हैं जो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आते हैं, तो हमारा पूरा रघुनाथ मार्केट बाजार पूरा रौनक से हमेशा 12 महीने भरा होता है। ठीक। इसी प्रकार जब अमरनाथ जी के यात्री आते हैं, जब शिवखोड़ी की यात्रा में आते हैं, हमारी बावे वाली माता जी के दरबार में आते हैं, या पुंछ में नंगाली साहब, पूरे देश भर से नंगाली साहब को यात्रा में जाते हैं, शादरा शरीफ में लोग माथा टेकने के लिए जाते हैं, मनी में। तो ये हमारे परंपरा में है कि इस प्रकार का एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशनल जो हमारे वैल्यूज़ हैं और मिलना, घुल मिल के रहना आपस में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई आपको फर्क पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कश्मीर के होते हैं, तो उनके घरों में शादियां होती हैं, तो वो स्पेशल आके जम्मू में शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके तो लेके जाते हैं। अच्छा रविंदर जी, आप दूसरी तरफ उनके घर का कोई एम्प्लॉइज तो होता नहीं सेक्रेटरीट में, नंबर ऑफ स्पेशली जम्मू आते हैं, 3-3, 4-4 दिन रुकते हैं। अच्छा, और इसी प्रकार जब जम्मू के बहुत सारे व्यापारी लोग हैं तो कश्मीर में जाते हैं, वो केसर लाते हैं, सेब लाते हैं, जितने फ्रूट्स का व्यापार करते हैं, तो वो उनका पूरा एक्सचेंज होता है। अच्छा रविंदर जी, अब एक और चीज़, अब दूसरी तरफ जाते हैं। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आपने कड़ी कार्रवाई की, आप कहते हैं कि चाइना को भी हमने आंख दिखा दी और चाइना भी डर गया और सब हो गया, लेकिन उसके बावजूद ड्रोन का इस्तेमाल करके एक बहुत वाइटल इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला होता है। उसके बाद आप चाहिए जितनी मर्जी उतनी सफाई दे दीजिए, बात नहीं बनेगी, आप जितना मर्जी उतना शोर करें, उससे काम बनेगा नहीं। क्या ये माने कि जितनी भी आपने कोशिशें आतंकवाद को रोकने के लिए की हैं, वो कोशिशें इस ड्रोन हमले, जिस तरीके से हमला, और उसके बाद लगातार ड्रोन जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई कह रहा सुंजवा में, कोई कह रहा कहीं, कोई कह रहा कहीं, तो व्यवस्था कर क्या रही है? ये ड्रोन पकड़े क्यों नहीं जा रहे? ये ड्रोन जो है आपके रडार में क्यों नहीं आ रहे? भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते आप ही ने लोगों को आश्वस्त किया था कि अब ऐसा नहीं होगा, तो ये जो हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत देर तक रक्षा संबंधी मामलों से काफी देर से जुड़ा हूं। जिस प्रकार की आतंकवाद विरोधी और रणनीति और कार्रवाई भारत ने बनाई है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, आज सीमा पर घुसपैठ में जबरदस्त कमी आई है। एक वो वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, एक जमाना होता वो ड्रोन उड़ा रहे हैं। एक जमाना होता था कि आतंकवादी बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेके बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आते थे, सीमा पर घुसपैठ होती थी, अंदर चले आते थे, बम ब्लास्ट करते थे, कत्लेआम होता था। आज बड़े पैमाने पर हमारी भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सबने इस इन्फिल्ट्रेशन को अच्छे तरीके से इसको चेकआउट किया है।
और या तो आतंकवादियों की घुसपैठ बंद हो या घुसपैठ करते ही उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ठीक। दूसरा, लोकल लेवल पर जो पाकिस्तान ने 30-35 साल यहां खूनी खेल खेला और आतंकवादियों की भर्ती करता था पाकिस्तान, रिक्रूटमेंट, और हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ब्रेन वॉश करता था। दक्षिण कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, त्राल, इन एरियाज के नौजवानों को बरगला के उनको एलओसी के पार ले जाके उनको ट्रेनिंग करके हथियार देके भेजता था, खून खराबा होता था। आज वो रिक्रूटमेंट आतंकवादियों की होना बंद हुई है। दूसरा, लोगों को समझ आ रही है कि ये खूनी खेल जो पाकिस्तान खेल रहा है उसकी अपनी सियासत है, इसका जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई भला नहीं होने वाला है। तीसरा, पाकिस्तान ने एक साजिश की, आरएसपुरा, सांबा, हीरानगर, कठुआ की बेल्ट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास जमीन के नीचे से टनल्स बनाने की साजिशें पाकिस्तान ने की। बहुत सारे टनल्स पकड़े गए, आपने भी कई बार उसकी लाइव रिपोर्टिंग की है। अब सीमा पर जब बीएसएफ ने और हमारे सेना ने इन टनल्स को लेकर एक स्ट्रेटेजी बनाई और बड़ी मात्रा में टनल हमने निकाले, और फिर जैसे घुसपैठ करके टनल से आते थे आतंकी तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो जब टनल से इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई, एलओसी और इंटरनेशनल से इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई, तब पाकिस्तान ने एक खेल खेला। उन्होंने ड्रोन की मदद से हमारे जम्मू कश्मीर के एरिया में हथियार गिराना शुरू किए, वो भी हुआ बिल्कुल, पिस्टल गिराना शुरू किए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी है वहाँ के मंजाकोट का एरिया हो, थाना मंडी का एरिया हो, वहाँ उन्होंने AK-47 और चाइनीज पिस्टल, बुलेट्स और वो ग्रेनेड्स उन्होंने ड्रॉप किए। बाद में पुलिस ने वो सारे पकड़ लिए गए। पुंछ में भारी मात्रा में जाली करेंसी ड्रोन से इस एरिया में फेंकी गई, और उसके बाद नारकोटिक ड्रग्स, ये चरस, हेरोइन, गांजा, ये पाकिस्तान ने भेजा। तो ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकवाद को ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान करता था। इट वॉज ए लॉजिस्टिक सपोर्ट। बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन द ऑफेंसिव यूज ऑफ ड्रोन बाय द पाकिस्तान and the terrorist outfits that when they tried to target the defense airport at Jammu, वो विस्फोटक सामग्री लेकर हमारे डिफेंस के टेक्निकल एयरपोर्ट को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, वो विफल हो गए, वो अपने टारगेट में कामयाब नहीं हो पाए। उसके तुरंत बाद यहाँ सांबा के नज़दीक रतनुचक और जम्मू के बीच में सेना के एक कैंप को टारगेट करने की कोशिश की गई और सेना ने वो ड्रोन मार गिराए। अरनिया और बिश्ना में ड्रोन भेजे, मार गिराए। आज रात को भी ऐसी जानकारी है कि यहाँ आरएसपुरा और बिश्ना अरनिया सेक्टर में भी इस प्रकार का दुस्साहस पाकिस्तान ने किया, तो सेना ने इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया है। वहीं कश्मीर घाटी में, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और करना जैसे एरियाज में भी, उड़ी जैसे एरिया में भी इस प्रकार की मूवमेंट देखी गई है। देखिए, हर चैलेंज से निपटने के लिए हमारे देश के बहादुर जवान तैयार हैं, हमारी सरकार तैयार है। साजिश बड़े पैमाने पर है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, देयर इज ए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। बट मकसद क्या है? मकसद क्या लग रहा है? मकसद पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। आर्मी चीफ उनको बहुत एक्सटेंशन देने के बाद भी उनका भी कोई कंट्रोल नहीं है। आईएसआई अपनी डफली बजाती है, जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तान की सेना अलग से डफली बजाती है। आतंकी संगठनों का अलग गैंग बना हुआ है। इमरान खान की कोई सुनता नहीं है। तो इस सारे जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, इसका मिसयूज चाइना कर रहा है। वैसे हमारी एजेंसी इस समय हाई अलर्ट पर है। ये सारा मामला अभी इन्वेस्टिगेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस पर बहुत ज्यादा बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा। लेकिन रविंद्र जी, मुझे बताइए, हम क्यों नहीं ड्रोन उड़ाते? हम क्यों नहीं ड्रोन उड़ाते? मुझे ये लगता है कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे चाइनीज एजेंसीज जो हैं वो फाउल प्ले कर रही हैं।
पाकिस्तान के पास ना तो इस प्रकार के ड्रोन हैं, ना पाकिस्तान के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, और ना ही पाकिस्तान के पास इस प्रकार के ड्रोन सिस्टम को ऑपरेट करने वाले लोग हैं। ये चाइना की एक साजिश है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें परत दर परत खुलेंगी। हम भी पूरे तरीके से तैयार हैं। देखिए, भारत ने हमेशा रविंद्र जी हमारे देश का एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आतंकी संगठन जितने भी हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान में है, मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में है, उसके अलावा अन्य जितने भी आतंकी जो आतंकी भारत में जितने भी हमले हुए हैं वो सारे उसके आरोपी हैं। आपसे जानना चाहूंगा, अगर अमेरिका कितने समुंदर पार से आकर उसामा बिन लादेन को उठाता है और न्यूट्रलाइज करता है, उसको पाकिस्तान की धरती पर एबटाबाद में, वहां जहां पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा स्टेशन था, उसके बिल्कुल बगल में उसे टारगेट कर सकता है, तो हमारी क्षमताएं भी तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारा भी गुप्तचर विभाग बहुत कुछ कर सकता है। तो क्या आने वाले समय में कभी कोई ऐसी खबर हमको भी मिल सकती है, इस तरह का कोई समाचार हमें भी मिल सकता है कि ये जो आतंकवादी हैं जिनको हम अपनी कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकते हैं लेकिन सजा तो दे सकते हैं? हमारे बहादुर जांबाज वीर सैनिकों ने हर वो बहादुरी का कारनामा कर दिखाया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की है। अगर पाकिस्तान ने करगिल में घुसपैठ की तो पाकिस्तान को वहां बुरी मौत मारा गया। उड़ी के अंदर पाकिस्तान ने जब सेना के ब्रिगेड के ऊपर आतंकवादियों ने वहां हमला किया था, तो उसके बाद भारतीय सेना ने घुसकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकवादियों के जो ठिकाने थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, वो निस्ते नाबूद किए थे, ध्वस्त किए थे। उसके बाद जब पुलवामा जैसा आतंकी हमला हुआ तो बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक इंडियन एयर फोर्स ने की थी और मलिया मेट कर दिए गए थे वो। लेकिन मैं आतंकी मास्टरमाइंड की बात कर रहा हूं, उनको लेकर हूं। तो बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की तो भारतीय सेना ने की, इंडियन एयर फोर्स ने की, हमारे कमांडोज ने और हमारे जांबाजों ने की, और हमारी सरकार, मोदी सरकार ने खुली छूट दी। हमारी सरकार ने कहा आतंकवाद और इस प्रकार के जो देश के खिलाफ, देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और प्रमाण है, हमने सबको ठिकाने लगाया, चुन चुनकर आतंकियों इनको कब तक ठिकाने लगाएंगे? चुनकर आतंकवादी इनको लगाएंगे ठिकाने या नहीं? चुन चुनकर इनके जितने भी सरगना थे, जैश, लश्कर, हिजबुल, हमने सब मलिया मेट किए। वो तो क्या तार के इस तरफ जो आएगा वो तो मरेगा ही मरेगा, जो तार के उस तरफ है, जमीन के पताल से भी निकाल के हमने, और हमारे जवानों ने इनको ठोका है। तार के उस तरफ जो है। पिछले दिनों के अंदर आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर बहुत खलबली मची थी, और खलबली जब पाकिस्तान के अंदर मची थी, जो 2-3 नाम अब मैं अपनी जुबान से नहीं लेना चाहता हूं, उनको कभी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, तो दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो कभी यहां से निकाल के किसी पड़ोसी देश में इनको भेजा गया था। उसका क्या कारण था वो आप भली भांति जानते हैं। एक एबटाबाद ऑपरेशन नेवी सील कमांडोज ने जो ओसामा बिन लादेन के खिलाफ किया था, एक नहीं अनेक करना हम जानते हैं और हमने किए भी हैं, और आने वाले समय में कर सकते हैं। और फिर बीच में एक खबर ये आई थी कि इनमें से जो 2-3 नाम आपने बताए कि ये तो ऑलरेडी दुनिया से चल बसे हैं, है ही नहीं है, हमारी एजेंसीज के पूरे रडार में है, लेकिन कुछ बातें रविंद्र जी चैनल के सामने पब्लिक डोमेन में करना ठीक नहीं। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने बालाकोट स्ट्राइक को डिनाई किया था, एक कौवा भी दिखाया था जी, कौवा मरा, यहां तो हुआ ही कुछ नहीं। लेकिन उस बालाकोट स्ट्राइक के बाद से लेकर आज के दिन तक मौलाना मसूद अजहर का कोई एड्रेस हमें नहीं मिला। तो समझना चाहेंगे कि अगर इतना बड़ा हमला हुआ और उसमें हुआ कुछ नहीं, फिर ये मौलाना मसूद अजहर गया कहां? अब बहुत सारे विषय हैं, हम आपके चैनल के सामने पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। हमारे देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए कुछ मामले हैं। मैंने आपको पहले कहा, जब आपने अमेरिका की नेवी सील कमांडोज के ऑपरेशन एबटाबाद, जिसमें ओसामा बिन लादेन को धर दबोचा था, आपने उसका जिक्र किया, तो मैंने आपको हल्का सा इशारा किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब कश्मीर में डीलिमिटेशन को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो हुई प्रधानमंत्री के आवास पर,
और उस मीटिंग में न जाने ऐसा क्या हुआ कि गुपकार अलायंस के लोग घाटी वापस पहुंचे या मिलना ही नहीं चाहते। महबूबा मुफ्ती कल तक कह रही थी कि 370 बहुत अहम है, 35 से बहुत अहम है। मीटिंग बुलाई गई तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई पारिवारिक एंगेजमेंट्स हैं, कोई मेरे भाई साहब और घर के कुछ लोग आए हैं तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तो 370 तो बहुत बड़ा मुद्दा है, 35 से बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को के होते हुए पारिवारिक मीटिंग इंपॉर्टेंट है और मुझे गुपकार की मीटिंग में नहीं जाना। तो क्या मान के चलें कि गुपकार अलायंस जो है अब हिस्से बखरे हो गया, अपने अपने रास्ते सब चल पड़े और चुनावों की तैयारी सभी कर रहे हैं? देखिए, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज, उनका गठबंधन, उनकी क्या रणनीति है, उसको लेकर बहुत ज्यादा मेरे को नहीं बोलना है। वो उनका अपना घर है, वो क्या करें, गठबंधन करें नहीं करें, मिलके रणनीति बनाएं या अलग अलग रणनीति बनाएं, वो 370 की बात करें या 35A की बात करें, वो उनका प्रेरोगेटिव है। ऑल पार्टी मीटिंग जो नई दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई, जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक पिछले 2.5-3 साल में जम्मू कश्मीर में बन गया था, उस पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करने की एक कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। बड़े मन से, खुले दिल से, खुले दिमाग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बैठक को बुलाया। 8 पार्टियों के 14 नेताओं को बुलाया, सभी नेता वहां आए, सबने अपनी अपनी बात रखी, अपनी पार्टी लाइन्स और अपने एजेंडे के मुताबिक सभी बोले। और अंत में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर मेरे परिवार के जैसा है, मेरा घर है। मैं कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने संगठन का कार्य किया है और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर मेरा परिवार है और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मेरे परिवार का सदस्य है, मेंबर है, मेरा फैमिली मेंबर है जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आह्वान किया कि हम सबको मिलकर दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां ये मिटानी होंगी। इसका मतलब है कि हम सबको ये अपनी राजनीतिक गतिविधियां करते हुए जम्मू कश्मीर की जनता का भला करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम वह सभी कदम उठाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर की जनता का भला होगा। खुले मन से, बड़े मन से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की बात उस ऑल पार्टी मीटिंग में की और वो पॉलिटिकल डेडलॉक था, वो जरूर टूटा है। आपसी संवाद शुरू हुआ, आपसी बातचीत शुरू हुई, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और अंत में प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत संदेश जम्मू कश्मीर की जनता के लिए किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में सभी मिलकर इस सभी इन विषयों को आगे हम बढ़ाएंगे और एक मजबूत जम्मू कश्मीर, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया, उसको हम करने में कामयाब होंगे। आज आप देखिए किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज दिल्ली अमृतसर से होता हुआ कठुआ, सांबा, जम्मू से कटरा जाने वाला एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्कुल। आज जम्मू अखनूर फ्लाईओवर और उसके आगे नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी से होता हुआ पुंछ तक नेशनल हाईवे। आज रिंग रोड्स, आज एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल जम्मू में बन रहे, IIT, IIM, 6-7 मेडिकल कॉलेजेस, रजौरी मेडिकल कॉलेज, कठुआ मेडिकल कॉलेज, उधमपुर मेडिकल कॉलेज, डोडा मेडिकल कॉलेज, कितने बड़े बड़े टनल्स का निर्माण हो रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिजेस हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। एक दिन आप भी लाइव स्टोरी उस ब्रिज की कर रहे थे रियासी से। आज बॉर्डर का एरिया हो, बंकर्स बनाने के काम बड़ी तेजी से चल रहे हैं। आज हर फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, आपने देखा DRDO का कोविड केयर हॉस्पिटल 20 दिन के अंदर बना के जम्मू में तैयार किया गया मुश्किल हालात में। रविंद्र जी, क्या ये अचीवमेंट्स नहीं है? और उसके साथ साथ समय थोड़ा मेरे पास कम है, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हालांकि ये इस इंटरव्यू से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत परेशान हैं क्लास 4 के रिक्रूटमेंट को लेकर। पहले जो रिक्रूटमेंट रूल्स लाए गए थे, उन रिक्रूटमेंट रूल्स में एफिडेविट की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन अब जाकर SSRB ने ये कहा है
कि जनाब अगर आप लोगों को एक एफिडेविट देना है जिसमें आप ये कहेंगे कि आपके पास 12वीं से ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे वकील हैं जो साफ तौर पर ये कहते हैं कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सेट कर सकते हो, मैक्सिमम सेट नहीं कर सकते हो। क्या आप इस इशू को एसएसआरबी के चेयरमैन के साथ टेकअप करेंगे ताकि वो जो बहुत बड़ी तादाद में 60-60% के करीब बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं क्लास 4th में, उनको कोई रिलीफ मिले? मैंने स्वयं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से इस मामले पर बात की है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनसे भी बात की है। जरूर कोई रिलीफ मिलेगा बच्चों को? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रख सकते हो, मैक्सिमम नहीं रख सकते। ये तो बच्चे की चॉइस है ना कि उसने लेक्चरर नहीं लगना, उसने टीचर लगना है, या उसने टीचर नहीं चपरासी लगना है, ये तो उसकी चॉइस है। तो ये फंडामेंटल राइट है। पर दुखद है इस बात पर कि पीएचडी करके बच्चे, एमए करके बच्चे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं जी चपरासी लगना है, हमने 4th क्लास लगना है। देखिए, कट थ्रोट कंपटीशन है। बच्चे आज के हमारे बहुत मेहनती हैं, जबरदस्त कंपटीशन है। ठीक। एक जमाना होता था कि 10वीं पास टीचर, मास्टर, हेड मास्टर और जेडीओ लगता था। ये वो जमाना भी हमने देखा है, बिल्कुल सुना है। आज ये जमाना भी है कि पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, स्कॉलर्स चपरासी लगना चाहते हैं, इस प्रकार के जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसका एक ही रीजन है, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया, क्वालिफिकेशन आ गई है। ठीक। हर बच्चे को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, हर घर में, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसको मालूम है। अंत में एक और आपने एक बात देखा होगा, आज के बच्चे कितने तेज हैं, स्मार्ट हैं, एक्टिव हैं और प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल। एक छोटी सी बच्ची जिसका वीडियो आपने भी चलाया था, बिल्कुल, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी को एड्रेस कर रही है कि वो बोलती है, अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, 6 साल की बच्ची थी वो। हाँ, वो जिसने कहा कि मेरा मतलब इतनी क्लासेस हैं, ये बड़े बच्चों की पढ़ाई है, ये छोटे बच्चों की नहीं है। मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, मैंने सोचा कि शायद उनके पेरेंट्स ने वो वीडियो बनवाया होगा। उसने बोला नहीं, इसने अपने पापा का वो टैब लिया और खुद बनाया और इसलिए बनाया कि उसके मोहल्ले की जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो खेलने के लिए जाती हैं, उसको जूम क्लास में लगा दिया। वो देखती है, वो नीचे फिर तो बच्चा होता है। तो उसने कहा मैं किसको बात करूं, तो उस बच्चे के दिमाग में यह आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा भला कर सकते हैं। और भला हुआ। अंत में आपसे जानना चाहूंगा, डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, मंत्री भी, उनसे कुछ दूरियां कम हुई हैं? क्योंकि पिछले दिनों से जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं तो जिस तेज में पहले वो होते थे, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है। तो कोई दूरियां कम हुई हैं, कुछ वहां पर कोई चेंज देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ तक चौधरी लाल सिंह साहब की बात है, वो एक बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, कई बार वो एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं, और एक बड़े धाकड़ नेता हैं, अच्छे नेता हैं। उनको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। और जरूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। हाँ, थोड़ा कभी कभी परिवार से बाहर है, परिवार में ही है, कभी कभी वो स्वयं में निर्णय लेने में थोड़ी तेजी कर देते हैं, जल्दबाजी में कभी कभी निर्णय लेने। माने वो अभी भी परिवार का हिस्सा है या परिवार से बाहर है? देखिए, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई के समान हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। तो बड़े टाइम से आपने साथ फोटो नहीं खिंचवाया? चलो, भगवान करे तो आपकी ये इच्छा जल्द पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना। आपने इनसे साफ तौर पर तमाम जितने भी सवाल हमने पूछे थे उन पर जवाब सुने, लेकिन सबसे अहम ये ड्रोन मामले पर उन्होंने ये कहा कि चीन बदमाशी कर रहा है, पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो इतनी बड़ी बदमाशी कर सके। आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। और चौधरी लाल सिंह को लेकर भी ये कहा कि अभी तो तस्वीर खिंचवाने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन क्या पता मिल भी जाए।